मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट, और ये बजट याद रखा जाएगा लंबे वक्त तक, क्योंकि इसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं मिडिल क्लास को सीधे सीधे बहुत बड़ा तोहफा, इनकम टैक्स में बचत, तो सीधा उसकी जेब में पैसा बचेगा। 12 लाख तक की आमदनी वालों को पूरे देश में कोई टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 7 लाख थी, 5 लाख बढ़ा करके इसको 12 लाख कर दिया गया, और भी टैक्स में स्लैब बढ़ा करके रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा और बहुत सी घोषणाएं हैं। बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। मसलन बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, पटना एयरपोर्ट का एक्सटेंशन किया जाएगा, आईआईटी पटना का विस्तार होगा, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का विकास होगा, तो पटना में इस बिहार को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में दाल उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाएगा, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा, वेस्टर्न कोसी सिंचाई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मिथिलांचल के किसानों को स्पेशल पैकेज मिलेगा। ये सारी घोषणाएं सिर्फ बिहार के लिए है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होना है, इसी साल होना है। अब इस पर कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं। पहले तो मैं आपको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात सुनवाता हूं, और उसके बाद तेजस्वी यादव आरजेडी से और जेडीयू से लल्लन सिंह, उनकी बात सुनिएगा। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे, कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है, और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। बिहार अपोजिशन का काम ही है, मत जाइए चुनाव लड़ने बिहार में। कहाँ के लिए जाइएगा बिहार में चुनाव लड़ने? तो बिहार में का तो सब हो गया खत्म। बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना, तो बिहार इस देश का हिस्सा है। तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने की जरूरत है। बिहार में आईआईटी का विस्तार की घोषणा हुई है, हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई है, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग सेंटर और उसके प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हुई है। तो इससे किसानों को लाभ होगा। बिहार में भी किसान रहते हैं, बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है, बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। तो इसलिए बिहार के हित में भी काम हुआ है, और दूसरा देश के हित में भी काम हुआ, देश के हित में भी घोषणाएं हुई है। अब फीस के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में जो फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और हाई सी फिशिंग की जो बात हुई है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है, और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान,
इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तो आपने कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बोल रहे थे, तेजस्वी यादव को आपने सुना, लल्लन सिंह को। चलिए आप बिहार की बात करते हैं। हमने यहाँ बात की मेहमानों से, दिल्ली के इलेक्शन पर असर पड़ेगा, सबका मानना है। बीजेपी के लिए दिल्ली का इलेक्शन बहुत फेवरेबल हो सकता है इन घोषणाओं के बाद। अच्छा, अब पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं, सुने पहले। तो भारी छूट है और उसके आगे भी वो छूट लोगों को मिलती रहती। मुझे लगता है कि चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो जिसमें भारी फायदा मिडिल क्लास को हुआ है, चाहे युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर स्टार्टअप के माध्यम से हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, नए रोजगार के अवसर उत्पादन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देना हो, लेदर हो, टेक्सटाइल्स हो, टॉयज हो, ऐसे ढेर सारे एमएसएमई और विशेष फोकस सेक्टर्स को इस बजट में बहुत लाभ दिया गया। किसानों पे अलग अलग प्रकार से, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो तो 7 करोड़ किसानों को जो केसीसी का लाभ लेते हैं अब 3 लाख से 5 लाख हो जाएगा। मखाना बोर्ड बनेगा और मखाना का डिमांड बहुत बढ़ रहा है दुनिया भर में। चाहे वो किसानों के लिए जो दाल बनाते हैं उनके ऊपर मिशन की बात हो, चाहे वो किसानों के उत्पादन और उत्पादनता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दोनों को बल देने की बात हो। एक प्रकार से किसान हो, युवा हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप की दुनिया के लोग हों, और विशेषकर जो लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं उनको भी ये संतुष्टि होगी कि फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है, किसी को अंदाजा नहीं था कि 4.4 तक इतना घट के वित्तीय घाटे का अनुमान होगा। पिछले बार के बजट में जो 4.9% एक्सपेक्टेड था वो भी 4.8 रिवाइज कर दिया। तो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर बात कर रहे थे कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में किया। 4.4% का अनुमान अब इस अगले वित्त वर्ष के लिए लगाया गया है। पिछली बार 4.8% ये था। अब बात करते हैं जरा बिहार की। तेजस्वी यादव को आपने सुना, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं, स्पेशल पैकेज कहाँ है। नीतीश जी ने बार बार स्पेशल पैकेज की मांग की थी, वो नहीं आया है। लल्लन सिंह कह रहे थे कि बाकी लोग कह रहे हैं कि हम बिहार को दे दिया तो मतलब ये चुनावी बजट हो गया है। तो पहले तो यही तय कर लें, बिहार को कुछ मिला है कि नहीं मिला है। विजय जी, देखिए, तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा, मतलब जितना वो बोल रहे थे मुझे लगा वो ये बोलेंगे बिहार विरोधी बजट है, लेकिन इस बात का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये किसान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, हाँ, तो वैसे बिहार विरोधी भी हो सकता था। और बिहार को स्पेशल पैकेज की बात तो हमेशा से ही होती रही और सरकार ने पिछली बार भी दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार पर काफी काम किया। यदि इस बजट भाषण को मैं सुन रहा था तो आधा घंटे में 4 बार से ज्यादा बिहार का जिक्र किया वित्त मंत्री जी ने। और यदि हम पॉलिटिक्स को ऑप्टिक्स के तौर पर देखें तो वित्त मंत्री जी आज मधुबनी साड़ी पहनकर आई थी। जी हाँ जी, और वो मधुबनी साड़ी उन्हें अभी बिहार में गिफ्ट की गई थी। जो पद्मश्री हैं दुलारी देवी, 2 महीने पहले वो वहाँ गई थी क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के लिए।
तब दुलारी देवी जी ने उन्हें गिफ्ट की थी और कहा था कि आप बजट पर पहने। तो वो भी ऑप्टिक्स में है कि बिहार के चुनाव से पहले वित्त मंत्री मधुबनी साड़ी पहनकर वो कर रही है, लेकिन बड़ा काम वहाँ पर किया गया है। खासतौर से IIT का जो इंक्रीज किया गया है, 3 एयरपोर्ट वहाँ पर बनाने की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज में भी कुछ काफ़ी काम किया, और NIFT जो है, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम बिहार में काफ़ी होता है, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाना भी एक बड़ी मदद के तौर पर वहाँ पर काम में आ सकता है। और मखाना वहाँ की इकोनॉमी का एक वो है, रीढ़ है, तो मखाना बोर्ड बनाकर भी सरकार ने उस पर बड़ा काम किया है। तो जाहिर तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाएगा। मुझे बिहार को मिला है कुछ, मिला है, tangible काफी कुछ मिला है, काफी कुछ मिला है, ये कहा जाएगा। समीर सर, ये इनकम टैक्स का जो मिला है 12 लाख का, ये तो उसमें बिहार भी है ना सर? वो तो हो गया अलग। उसके अलावा मखाना बोर्ड एक बड़ा दिया कि वर्ल्ड का जो जितना मखाना बनता है उसका 90% इंडिया में बनता है, और इंडिया में जितना बनता है उसका 80% बिहार में बनता है। अच्छा। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा सेक्टर है, मखाना इकोनॉमी है मखाना से जुड़ा हुआ है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इसकी पिछली बार ही डिमांड की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, कि मखाना सेक्टर को लेकर कई घोषणा करना है। मुझे लग रहा है उसको देख के घोषणा की गई है। देखिए, बिहार चुनाव में भी 8 से 9 महीने, और सिर्फ ये कह देना कि बजट को बिहार को देखकर बजट बनाया होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सभी राज्यों के लिए दिया गया, इसके अंदर महाराष्ट्र में तो चुनाव होगा, इसमें महाराष्ट्र के लिए भी एक राहत दी गई है, तो सिर्फ बिहार के मानकर करना ठीक नहीं है। ललन सिंह बोलो ना कि अच्छा ठीक है तो मत लड़ो चुनाव, तुमको लगता है कि बजट से ही बिहार का इलेक्शन तय हो गया तो मत लड़ो। देखिए, अगर बिहार की बात करें और आंध्र प्रदेश, 2 राज्य सरकारें जो मतलब JDU का अगर बात करें और चंद्रबाबू नायडू जी का 2 सरकारों का समर्थन है, तो आंध्र प्रदेश को इस बार बहुत ज्यादा नहीं दिया। पिछली बार आंध्र प्रदेश को एक अच्छा पैसा दिया गया था। मुझे लग रहा है कि बिहार के लिए भी आने वाले दिनों में वो सरकार घोषणाएं करेंगी। दिल्ली के बाद दूसरे चुनावी स्टेट बिहार के लिए भी घोषणाएं हैं अच्छी। देखिए, पहली बात तो ये कि बिहार जिस तरह का राज्य है, जब देश भर के अलग अलग जो विकसित राज्य हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ माइग्रेशन हो रहा है और थोड़ा सा इनको रोका जाए, और केंद्र की सरकार अगर ये कर रही है अपने बजट में, तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि जैसे आप कहते हैं कि दूसरी हैंड होल्डिंग तो आप मान लेते हैं, लेकिन जब किसी राज्य, कमजोर राज्य को दिया जाता है तो आप राजनीति कहते हैं। इससे इतर क्या है कि सारे नेता, कांग्रेस पार्टी हो, बड़े बड़े पत्रकार हों, दूसरे लोग हों, वो चिल्ला रहे हैं कि सब बिहार को मिल गया, सब बिहार को मिल गया। तो मुझे लगता है बिहार के लोग भी तो ये सुन ही रहे होंगे। तो केंद्र सरकार ने क्या दिया है वो उस पर हम बात करेंगे। भाई, कोसी सिंचाई परियोजना बड़ी जरूरत है, बार बार पानी में बाढ़ आ जाती है, डूब हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। वहां की पहचान ही है, मिथिलांचल में तो जाइए तो खान पान मखान यही कहा जाता है। वो पहचान तो है, लेकिन पहचान वहीं तक सीमित रहेगी। दुनिया भर में अगर पहुंचे, देश के हर हिस्से में पहुंचे तो ये अच्छी बात है। वहां फूड प्रोसेसिंग को लेकर कहा तो जाता रहा, अभी शायद विजय जी कह रहे थे बार बार वहां के मंत्री तो हो जाते हैं, लेकिन वहां की उन चीजों को कैसे हम कर पाए तो वो करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपने घोषणाएं कर दी। आप वहां जब इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें कोई आकर खड़ा होकर कहेगा अरे बिहार को क्यों दिए जा रहे। मुझे याद है कि इससे पहले वो शायद 17-18 का बजट रहा होगा, जब रेल कारखाने के लिए बिहार में दिया गया, तब भी कहा गया कि देखो चुनाव के लिए सब करते चले जा रहे हैं। तब भी ये कहा गया कि 2020 के चुनाव के लिए। मुझे नहीं समझ में आता, किसी भी राज्य का चुनाव लगातार तो चलता ही रहेगा, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहा जाता है। और अभी तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी कैलकुलेट करके चलते हैं, उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता है, मिलता ही है, मतलब इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन सही समय पर कर लेना ये कम मतलब बड़ी राजनीति है ना। ये बिहार पे हम इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी इसी साल नवंबर में इलेक्शन होना है, तो अब 10 महीने का इससे एक डिबेट और शुरू हो सकती है कि जो अभी गवर्नमेंट 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर आना चाह रही है, तो ये सब राजनीतिक दलों के लिए मौका है कि भाई ये सरकारों को मौका ही मत दो, आप की चुनाव हो रहे हैं। वो चिराग पासवान ने यही बोला ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आ जाइए, चुनाव के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब बजट में तो सब आप सब शामिल हो जाओ, 1 नेशन 1 हाँ, इलेक्शन तो कराओ। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर बजट में नहीं होगा कि इस साल किसी स्पेसिफिक को दे नहीं स्पेसिफिक को पाओगे नहीं मिलेगा। तो इस डिबेट को भी आगे बढ़ा सकते हो आप। चलिए, तो मतलब बिहार के लिए कुछ है। केजरीवाल साहब का रिएक्शन आया, मैंने आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मिडिल क्लास के लिए मांग की थी कि मोदी जी कई बड़े केजरीवाल साहब सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी बात मानी है प्रधानमंत्री। नहीं, अब बढ़ देता हूं मैं आपके लिए। वो लिख रहे हैं, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से एक पहला काम, मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। दूसरा, इनकम टैक्स और GST की दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि यह काम नहीं किया गया। तो वो कह रहे मोदी जी ने नहीं किया जो मैंने कहा था मिडिल क्लास के लिए। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर ड्यूटी समाप्त कर दी गई। कैंसर की दवा, 3 जो महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं वो सस्ती कर दी गई।
1,70,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जोड़ दिया गया। बुजुर्गों वाला मैं बता ही चुका हूं कि 50,000 से 1,00,000 कर दिया है। रेंट पर जो टैक्स में छूट है वो भी सालाना लिमिट 2,40,000 से बढ़ाकर 6,00,000 कर दिया है। डेयरी फिशरीज के लिए 5 लाख तक का लोन कर दिया है। जो IIT और IASC में फेलोशिप मिलेगी वो 10,000 वो कर दिया है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा है जो बड़े आदमी के हिस्से जाएगा? सरकारी स्कूल को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा कौन कर दी सवाल है। इसमें से है जो बड़े घरों में जाएगा? और अभी इंडिया टीवी पर ही हम लोग सुन रहे थे तो संजय सिंह जी बोले तो वो कहे कि बड़े लोगों का माफ कर दिया। उसी में बोलते कहे अरे छोटे का क्या हो, तो 12 लाख में सब निपट जाता है। इसका मतलब कि छोटे और मझोले कारोबारियों की पूरी कमाई इस सरकार ने कर मुक्त कर दी। इससे बड़ा ऐलान भला क्या हो सकता है? मुझे लगता है कहीं तो जाकर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि जनता आपको सुन रही है। बजट के पहले भी आपने जो बोला है, आपकी जो डिमांड है वो उसके ध्यान में है। कहीं तो जाकर थोड़ा सा आंख का पर्दा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वाले बजट में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर उंगली रखी जा सके या कहा जा सके कि ये काम गलत मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस दूंगा, जैसे ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन बताता जाऊं। ये चन्नी जी ने बोला है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, दिशाहीन बजट है, किसी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा बजट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी का नाम ही नहीं लिया। तो कैसा बजट है ये? देश के किसान धरने पर बैठे हैं, बजट में MSP की कोई बात नहीं है, देश को डुबोने वाला बजट है। मतलब विपक्ष तो मैंने तो कोई प्रतिक्रिया देखी नहीं, जो मिडिल क्लास वर्ग पर भी कम से कम इतना बोले कि कुछ दिया है। चरण सिंह चन्नी जी ने कहा है ना दिशाहीन बजट हाँ है, जी। तो उनको दिशा का ज्ञान कितना है? महाराष्ट्र चुनाव में दिखा था, उनको पंजाब से मुंबई लैंड करना था, वो टिकट उन्होंने बड़ौदा का कर लिया था, वो बड़ौदा चले गए थे। फिर उनको ध्यान आया कि गुजरात महाराष्ट्र में जाना था, कि बड़ौदा से उनको कांग्रेस के वहां के नेता लेकर मुंबई आए। तो ये चन्नी जी का दिशा ज्ञान है। ये घटना है चन्नी जी की घटना है। उनको जो महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए भेजा गया तो पंजाब से वो बड़ौदा चले गए। उन्हें बताया गया भी महाराष्ट्र में चुनाव है, बड़ौदा क्यों गए? ठीक है, आप केजरीवाल जी पे बोलना, केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार ने दुख हुआ बड़ौदा बजट को सुन महाराष्ट्र में करके। शामिल नहीं किया हुआ है।